नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग एक और नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की आगे की बातों पर। हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या जाना था? हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बड़ी आसान और साधारण शब्दों में आपको बताया था कि भाई असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था। तो हमने क्या देखा था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि भाई तुर्की में क्या था, खलीफा के साथ जो है ब्रिटेन ने एक संधि की थी और उस संधि का नाम था सब्र संधि। इस संधि के तहत भारत के जो मुस्लिम थे उनको ये लगने लगा कि भाई कैसा कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की के जो हमारे खलीफा है उनको ये इनके पद से ये पद जो है वो समाप्त ना कर दें। तो इसी डर के वजह से जो है भारत में जो इस्लाम धर्म का समर्थन करने वाले लोग थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन के लिए हम लोग किसको जानते हैं? दो भाइयों का जिक्र होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनका नाम क्या था? शौकत अली। और दूसरे कौन थे आपके? उन्हीं के भाई थे। तो इन लोगों ने मिलकर जो है इस आंदोलन को शुरू किया। जैसे ये बात गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी क्या करते हैं, इनके इस आंदोलन को समर्थन देते हैं। जैसे ही गांधी जी ना इनके इस आंदोलन को समर्थन देते हैं, वैसे ही भारत में ना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है वो उभर कर सामने आता है। लोगों में ये चर्चा चलने लगती है कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो भाई भाई हैं। और इस प्रकार यहीं से शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया कि खिलाफत मूवमेंट को चलाने वाले लोग कौन थे, क्यों चलाया गया था, खलीफा कौन था, इन सब चीज़ों पे मैंने पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में बात की है। तो एक मन में ये चलता है ना कि जैसे हम कोई नया वीडियो देखते हैं तो कि भाई इसमें हमको क्या बेनिफिट होगा। बिल्कुल बेनिफिट होगा, एंड तक बने रहिएगा। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल एकदम इसका पॉइंट टू पॉइंट हमने जो है डिस्क्रिप्शन आपके सामने पेश किया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चीज़ों को बड़ी आसानी से समझिएगा। देखिए, इस चैनल पे आपको फालतू की चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी, कट टू कट एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है। सॉरी। तो हमने ये सिनेरियो देखा था पिछले वाले वीडियो में। तो हमने क्विक रिवीजन आपको करा दिया कि जैसे भाई हिंदू मुस्लिम एकता के बाद ना गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भाई अब भारत में क्या होना चाहिए, असहयोग आंदोलन होना चाहिए। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। कांग्रेस के बहुत से नेता जो है पूरे देश में घूमते हैं और अपने लिए समर्थन जुटाते हैं। और उन्हीं में ये जो आपके बंधु थे, ये जो दो लोग मुस्लिम लीडर्स थे, ये भी पूरे देश का क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि भाई आंदोलन को ना चरणबद्ध तरीके से हमको इंट्रोड्यूस कराना है, लोगों के सामने जब पेश करेंगे तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स के थ्रू ही हम जो है इस आंदोलन को आगे कैरी आउट करेंगे, आगे इस आंदोलन को लेके चलेंगे। तो ये कहा जाता है कि भाई सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि जो जो भी ब्रिटिश हुकूमत ने हम लोगों को पदवियां दी हुई हैं ना, सबसे पहले उनको वापस किया जाएगा। उसके बाद ना हम इनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो उसके तहत स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेज से बाइकआउट करेंगे और जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो भी बाइकआउट करेंगे। तो इस तरीके से इस आंदोलन का कुछ सिनेरियो रहता है और उसी सिनेरियो पे हम बात करेंगे आगे। तो देखिएगा, सबसे पहले असहयोग आंदोलन के तहत ना सबसे पहले क्या लौटाएंगे, पदवियां लौटाएंगे। और यहाँ तक जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया तो कांग्रेस में अभी भी क्या थी, असमंजस की स्थिति थी। कांग्रेस ये सोच रही थी कि भाई हमको इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका कारण था क्योंकि एक तो इधर विधायी परिषद के इलेक्शन होने वाले थे, तो कांग्रेस चाहती थी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि कुछ लोग ये मान रहे थे कि भाई अगर आपको अपने अधिकार चाहिए है ना, तो आपको पहले जो है आपको विधायी परिषद में एंट्री लेनी होगी और एंट्री लेने के लिए आपको चुनाव लड़ना होगा। तो कांग्रेस बड़ी असमंजस की स्थिति में थी कि किया जाए या ना किया जाए। लेकिन फिर क्या होता है, 1920 में कोलकाता अधिवेशन होता है, आपका कांग्रेस का कोलकाता सेशन होता है। और उस कोलकाता सेशन की जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी? लाला लाजपत राय के पास। हमने आपको बताया हुआ है कि परंतु 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ना कांग्रेस की जो ये सेशन होता है आपका कलकत्ता में, ये बात याद रखना। कई बार क्या होता है, आपसे मैपिंग में ये पूछ लेता है कि 1920 का अधिवेशन बताइए कहाँ पे हुआ। तो याद रखना 1920 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। ज्यादा इतना इतना कोई हुआ नहीं है कि भाई अरे याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा भाई, है ही क्या उसमें? 1920 में कोलकाता का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था 1920 में? कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अब जब कोलकाता में ये अधिवेशन होता है ना, तो एक पहले क्या होता था कांग्रेस में, भाई अगर कोई भी काम करना होता तो उसका प्रस्ताव लाया जाता था। तो प्रस्ताव आता है कि भाई असहयोग आंदोलन करना है या नहीं करना है। इस चीज का जब प्रस्ताव आता है ना, तो कांग्रेस कमेटी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं और ये कहते हैं कि हाँ चलो भाई हम लोग जो है असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे और जो ये विधायी परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसका बॉयकॉट करेंगे। तो जब डिसीजन आ जाता है तो कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो जाती है। अब बात आती है साहब,
पहले ये लोग मना क्यों कर रहे थे, पहले क्यों ये सोच रहे थे, असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई थी? कांग्रेस के लीडर्स का ये मानना था कि भाई अगर ये असहयोग आंदोलन होगा ना, तो एक तो हमको विधायी परिषद का क्या करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, दूसरा कहीं आंदोलन उग्र हो गया तो क्या होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने जलियांवाला कांड किया हुआ था, तो ये लीडर्स इसलिए भी डर रहे थे कहीं अगर ये आंदोलन उग्र हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, तब फिर तो स्थितियां बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी। तो इसलिए ये असमंजस की स्थिति में पड़े हुए थे। लेकिन बाद में जो है कांग्रेस के सभी सदस्यों की सहमति के बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट किस तरीके से किया, और ये पार्टिसिपेशन जो किया गया उसके बाद ये असहयोग आंदोलन सफल क्यों नहीं हुआ, उसके भी कारण थे। तो हमने ये जाना कि भाई कांग्रेस ने आपसी सहमति के बाद आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया, और ये पास किसके अध्यक्षता में हुआ था, लाला लाजपत राय की। अब जब ये आंदोलन चल रहा था ना, तो आंदोलन इतना मतलब ब्रॉड लेवल पे चला, तो उसमें जाहिर सी बात है अलग अलग वर्ग के लोग भी जुड़े होंगे भाई, मध्यम वर्ग भी जुड़ा, निचला वर्ग भी जुड़ा, ग्रामीण भी जुड़ा, शहरी भी जुड़ा। अब जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं ना, सबकी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग आकांक्षा होने के कारण जो है ना, इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में अलग अलग धाराओं के लोग जुड़े। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, आंदोलन के बीच अलग अलग धाराओं के जो लोग थे वो इसके साथ जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं देखिएगा, आंदोलन की शुरुआत, सबसे पहले आंदोलन शुरू कहां से हुआ, सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत होती है शहरों से। कहां से शुरू होती है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, शहरों से। अच्छा, शहरों में किसने पार्टिसिपेट किया सबसे पहले, शहरों में सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे मध्यम वर्ग, कोई भी अपर क्लास का व्यक्ति नहीं आया, मिडिल क्लास का व्यक्ति जो आपके और हमारे जैसे जो लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। कैसे पार्टिसिपेट किया, कौन लोग थे वो, तो वो लोग कौन थे कि सबसे पहले तो वकीलों ने इसका बहिष्कार किया। भाई वकीलों ने ये कहा कि सबसे पहले हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस आंदोलन को शुरू करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन बने, वकील। उसके बाद कौन पार्टिसिपेट करने लगा, शिक्षक और डॉक्टर। ये तीन लोग शामिल हुए इस आंदोलन में सबसे पहले। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये इन्होंने कैसे पार्टिसिपेट कर दिया, भाई लीडर्स कहाँ थे, इन्होंने इस तरीके से पार्टिसिपेट किया कि जो हमारे वकील थे ना, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने वकालत छोड़ दी। इन्होंने कहा हम किसी का केस ही नहीं लड़ेंगे। अब अदालतें जो है, भारतीय वकील नहीं होंगे तो अदालतें खाली पड़ी होंगी। उसके बाद जितने भी भारत में शिक्षण संस्थान थे अंग्रेजों के, तो वहां से जब शिक्षक ही नहीं होगा तो वहां पे पढ़ेगा कौन, तो शिक्षकों ने भी इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने भी इस्तीफा दे दिया, और डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया। इस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत शहरों में मध्यम वर्ग के लोगों ने की। लेकिन आगे बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो इन लोगों ने जब बहिष्कार कर दिया, सबसे पहले शुरुआत हो गई असहयोग आंदोलन की। भाई पहला था पदवियां लौटाओ, उसके बाद दूसरा क्या था, हम इनका सहयोग नहीं करेंगे। क्यों, गांधी जी ने अपनी किताब में बताया ना, हमने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने अपनी एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज, और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि भाई भारत में जो ये अंग्रेज है ना, ये जो शासन चला रहे हैं, ये भारतीयों के सपोर्ट से यहाँ शासन चला रहे हैं। जब भारतीय अपना सपोर्ट खींच लेंगे तो ये सरकार अपने आप गिर जाएगी, ये अपने आप वापस जाएंगे। तो इस तरीके से मध्यम वर्ग के वकील, डॉक्टर और शिक्षकों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अभी दक्षिण भारत में एक समस्या आ गई। साउथ इंडिया में जो गैर ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण नहीं गैर ब्राह्मण, याद रखना, गैर ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों को छोड़कर जो लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई आप चलाइए, आपकी इच्छा है, आप करेंगे, आप करिए, लेकिन हम तो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अभी तक उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। अभी तक उनके अधिकारों का क्या हो रहा था, हनन, उनके अधिकार छीने जा रहे थे। उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है भाई, अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी नहीं, तो ऐसा करते हैं हम एक पार्टी बनाएंगे। गैर ब्राह्मणों ने कहा कि हम एक पार्टी बनाएंगे और हम विधायी परिषद का चुनाव लड़ेंगे, हम इजिली जीत जाएंगे। जब हम इजिली जीत जाएंगे तो जब हम विधायी परिषद में पहुंचेंगे वहां पे, तो क्या होगा कि भाई हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो होता क्या है कि दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों ने एक पार्टी बनाई, और इस पार्टी का क्या नाम रखा, इस पार्टी का नाम रखा जस्टिस पार्टी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जस्टिस पार्टी कहां बनाई गई थी, आपकी मद्रास में। किसने बनाई थी, गैर ब्राह्मणों ने। गैर ब्राह्मणों ने जब ये पार्टी बनाई और विधायी परिषद में पार्टिसिपेट किया, इनको छोड़कर सभी लोग जो है असहयोग आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे। बट साउथ इंडिया के जो गैर ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। जब इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया तो लोगों ने पूछा कि भाई अब जाहिर सी बात है, सभी लोग एक तरफ और अकेले जस्टिस पार्टी एक तरफ, तो लोगों ने इनसे पूछा भी होगा कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुमको भी करना चाहिए असहयोग आंदोलन का सपोर्ट। लेकिन इन्होंने ये कहा कि देखो भाई आपको करना है आप करिए, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आज से पहले जो अधिकार ब्राह्मणों को मिल रहे थे ना, वो हमको नहीं मिल रहे थे। अब हमारे पास मौका है अधिकार लेने का, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे, और हम चुनाव लड़ेंगे इसलिए कि ताकि हमको हमारे
अधिकार मिल सके। तो इसलिए इन्होंने इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया, इन्होंने विधायक परिषद का इलेक्शन लड़ा और इस तरीके से इन्होंने ही सिर्फ असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया था, इन्होंने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किसने नहीं किया था? जस्टिस पार्टी ने। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसमें सभी कौन थे? गैर ब्राह्मण। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनका यह मानना था कि उनको अधिकार तभी मिल सकते हैं जब वो विधायक परिषद में जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो बना था अभी तक असहयोग आंदोलन में। तो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आर्थिक मोर्चे पर बहिष्कार। ये तो अभी तक भारत की स्थिति चल रही थी भाई, किसने समर्थन किया, किसने बहिष्कार किया, इन सब पे बात कर ली। अब बात करेंगे आर्थिक मोर्चे पे बहिष्कार। सब ये आर्थिक मोर्चा क्या होता है? देखो हमेशा एक बात याद रखनी है, कहीं पर अगर आर्थिक शब्द आ जाता है, कौन सा शब्द आ जाता है? आर्थिक, तो आपको एकदम याद रखना है कि ये जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? मनी के लिए, पैसे के लिए। तो जहां कहीं पे भी आर्थिक शब्द आएगा आप वहां पे क्या कंसीडर करेंगे? मनी, पैसा। तो पैसे के रूप में कैसे बहिष्कार किया गया? पैसे के रूप में बहिष्कार करना, भाई अंग्रेजों से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना तो आप गोले बारूद से नहीं जीत सकते थे। तो ये कहा भाई, गांधी जी का ये मानना था कि हम पहले तो इनका सपोर्ट, इनका बायकॉट करेंगे, मतलब इनको जो सपोर्ट है उसको हम हटाएंगे। सपोर्ट हटाने में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते पहले जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम पदवियां लौटाएंगे, उसके बाद जो भी लोग इनके संस्थाओं में कार्यरत हैं वो अपने उस संस्था से क्या करेगा, अपने आप को बायकॉट कर लेगा। तीसरा कि भाई इनके जो भी भारत में उत्पाद चल रहे हैं लाइक दैट, जैसे इनकी यहाँ पे अंग्रेजी शराब आ रही थी, जो लोग खरीदे वो अंग्रेजी शराब का बहिष्कार करेंगे। जो लोग विदेश के बने हुए कपड़े पहन रहे थे वो कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि सबसे पहले विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है। कौन से कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार का मतलब कि भाई अब जो है लोग विदेशी कपड़े खरीदने बंद करेंगे, अब सभी लोग क्या करेंगे, भारत के बने हुए सूती वस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इन लोगों ने ये किया भी। अब और क्या होने लगा भाई, सबसे पहले तो बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब कि लोगों ने खुद से ही चीजों को खरीदना बंद कर दिया, और जो लोग खरीदने भी जाते थे उनसे ये कहते थे आप ये मत खरीदिए, इसका सब्स्टिट्यूट ले जाइए। जैसे आजकल आपने देखा होगा, नहीं उनने दिवाली आएगी ना, अभी तक कोई चीन की बात नहीं कर रहा है, और जैसे ही दिवाली आएगी वैसे ही हम चीनी प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। हम लोगों से कहेंगे भाई आपको चीन के बने हुए पटाखे नहीं लेने हैं, चीन की बनी हुई झालर नहीं लेनी है, ये वो फलाने करना, बहुत सी बातें करेंगे। इस टाइप का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है हर बार का यही होता है कि जैसे ही ईद आती है ना तो लोग बकरे के मांस का और इन सब चीजों का बायकॉट करने के लिए कहते हैं। ठीक है, अभी बचे हुए दिनों में नहीं कहेंगे, लेकिन उस टाइम पे ये बात जरूर कही जाएगी कि भाई ये जानवरों को नहीं मारना चाहिए, फलाना ढिकाना, बहुत सी बातें की जाएंगी। लेकिन उसके बाद ईद निकलने के बाद कोई इन चीजों का जिक्र नहीं करता है। तो जैसे ही विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, अब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो कर दिया भाई, नहीं खरीदेंगे। और क्या किया, और जो जिनके पास विदेशी कपड़े थे भी उन्होंने क्या किया, इन विदेशी कपड़ों की क्या जला दी, होली जलाई भाई, होली जला दी। तो लोगों में एक मैसेज चला गया, स्ट्रॉन्ग मैसेज कि देखो भाई विदेशी कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि विदेशी कपड़े पहनते हैं तो ये जो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो जाता है ब्रिटिश सरकार को, और वो हमारे लिए ही फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम ही को प्रताड़ित करने के लिए। तो जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, भारत में विदेशी कपड़े बिकने कम हो गए, लोगों ने पहनने बंद कर दिए, तो उससे हुआ क्या कि 1921 और 22 में क्या हुआ, कपड़ों का जो आयात था वो घटकर कितना रह गया, आधा रह गया। मतलब जहां पहले 100 रुपए के कपड़े पूरे इंडिया में बिक रहे थे, अब वो घटकर कितने पे आ गए, 50 रुपए पे। अब जब लोगों ने इसका बहिष्कार किया तो लोगों ने भाई कपड़े तो पहने होंगे, नहीं पहने होंगे? आप बताइए, अगर हम आपसे ये कह दें चलो भाई आज से आपको जो है डॉलर का कच्छा नहीं पहनना है या डॉलर की बनियान नहीं पहननी है, फिर भाई ऐसा तो नहीं है कि आप कपड़े पहनना बंद कर दोगे। तो उस समय क्या था कि इन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। तो इन्होंने क्या किया, अब भारत के कपड़ों को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कि भारत के कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, भारत के कपड़े पहनने लगे। अब जब भारत के कपड़े पहनोगे तो भारत के कपड़े खरीदोगे भी। अब जब भारत के बने हुए कपड़े खरीदोगे तो कंपनियों में क्या हुआ, जो मिल मालिक थे ना, मिलों में जो ये प्रोडक्शन हो रहा था, जो विदेशी कपड़ों की वजह से क्या हो गया था, डाउन हो गया था, कम हो गया था, अब दोबारा से मांग बढ़ने लगी उनकी। अब मांग बढ़ी तो मांग बढ़ने से क्या हुआ, भारतीय मिलों को फायदा हुआ, उन्होंने और मजदूर रखे, इस तरीके से भारत में मजदूरों, जो मिल मजदूर थे उनको रोजगार मिला। लेकिन समस्या क्या आती है, समस्या यहाँ पे ये आ रही थी कि भाई ये जो कपड़े बना रहे थे ना ये बहुत महंगा था, क्योंकि ये हाथों से बना हुआ कपड़ा था, तो ये होता था महंगा, और ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था वो आता था सस्ता, तो ये आगे चल के दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से जो है भारत में बनने वाले कपड़ों की क्या बढ़ गई, मांग बढ़ गई। उसके बाद तीसरा काम क्या किया गया,
तीसरा काम किया गया, विदेशी शराब की क्या की गई, दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब, अब भाई कोई ना कोई अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने जाता, वो खुद तो लेने से मना ही करता था, और जो भी कोई लेने आता था ना तो उसको समझा देता था। हमने आपको बताया, देखो आप जब इस लेक्चर का पहला वीडियो देखेंगे, इस सीरीज का सेकंड चैप्टर का, तो मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है कि कैसे पिकेटिंग का क्या मतलब होता है। तो वहां पे मैंने बताया था पिकेटिंग में क्या होता है कि लोग जो है बहिष्कार करते हैं, और साथ में जो भी कोई खरीदने आता है ना, इस दुकान के सामने खड़े हो जाते थे, और कोई खरीदने आता था तो उसको भी जो है बहिष्कार करने के लिए समझाने लगते थे। तो इसी को बोला जाता है विदेशी शराब की दुकानों की पिकेटिंग। अब विदेशी शराब की दुकानों के सामने लोग बैठ के हड़ताल करने, मतलब विरोध करने लगे, और साथ में जो लोग खरीदने आते थे उनको भी क्या करना लगा, समझाने लगे। उसके बाद बात आती है भाई शहरों में आंदोलन का धीमा पड़ना। भाई शुरुआत कहाँ से हुई, शहरों से, और शहरों में ही सबसे पहले आंदोलन जो है वो स्लो डाउन हुआ। शहरों में आंदोलन स्लो हुआ, उसका कारण था, सबसे पहला कारण क्या था कि महंगा कपड़ा। हमने आपको बताया कपड़ा महंगा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे लोग हाथों से बना रहे थे। अब ब्रिटेन का कपड़ा सस्ता क्यों था, क्योंकि वहां पे मशीनों से कपड़ा बन रहा था। मशीनों से बनेगा कपड़ा तो वो ज्यादा बनाएंगे, इसलिए उनका जो कपड़ा था वो सस्ता था। और भारत में जो कपड़ा बनता था वो कैसा था, वो महंगा था। उसके बाद इनका जो कपड़ा बनता था उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी। भारत में भाई हाथों से कपड़ा बनेगा तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से ये कपड़ा जो था वो क्या था, महंगा था। तो लोग एक दिन अफोर्ड कर लेंगे, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, लेकिन लंबे समय तक वो आपका जो है महंगा कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए कुछ समय के बाद लोगों ने जो है वापस से विदेशी कपड़े को पहनना स्टार्ट कर दिया। तो एक तो शहरों में आंदोलन के धीमे पड़ने का कारण ये था। दूसरा, वैकल्पिक शिक्षण संस्थानों का अभाव था। भाई पढ़ने वाले बच्चे कब तक आप पढ़ाई से दूर रखोगे, कब तक उनको शिक्षा से दूर रखोगे। भाई काफी समय हो गया, बच्चे ये सोचने लगे कि यार अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं पढ़ने के लिए, हमको पढ़ना ही नहीं स्कूलों में, तो क्यों इतना टाइम लगाना। तो ये लोग वापस से उन्हीं शिक्षण संस्थानों में वापस जाने लगे, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक शिक्षण संस्थानों का अभाव था। भाई चलो हम इस स्कूल को छोड़ेंगे, भारत का कोई स्कूल हो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय जो स्कूल थे ना उनको बहुत लंबा समय लगने वाला था अभी बनने के लिए। भाई कुछ संस्थान खोले तो गए, लेकिन अभी वो आधे अधूरे थे, वो बनेंगे तब तक तो इनकी उम्र निकल जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, वापस से ये स्कूलों में चले गए। तो हम दूसरा कारण कह सकते हैं कि भाई भारत में वैकल्पिक शिक्षण संस्थानों का अभाव था। तीसरा कारण, मजदूरों में क्या थी, बेरोजगारी थी। मजदूरों में बेरोजगारी थी। तो इस वजह से, इन 3 कारणों की वजह से ये आंदोलन शहरों में धीमा पड़ा। तो हमने क्या सीखा कि भाई सबसे पहले आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ और उसके बाद धीमा क्यों हुआ। अब ये आंदोलन की स्थिति थी शहरों की, ये आंदोलन की स्थिति कहाँ की थी, शहरों की। और अब बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में ये विद्रोह कैसे पहुंचा, कि जब शहरों में ये विद्रोह बहुत तेजी से फैल गया तो उसके बाद ये विद्रोह पहुंचता है कहाँ पे, ये आंदोलन पहुंचता है इस गांव में। अब गांव में जब ये आंदोलन पहुंचता है तो गांव में क्या होता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से जो लोग यहाँ से अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध गए थे, अब होता क्या है कि जब ये लोग वापस नहीं आते, मारे जाते हैं या बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, तो भारत में जो लोग विदेश में अंग्रेजों के लिए लड़ने गए वो वापस आए, तो उन्होंने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन चला रहे थे। हर क्षेत्र में छोटे बड़े आंदोलन हो रहे थे। भाई आदिवासी अपना अलग आंदोलन कर रहे थे, किसान अपना अलग आंदोलन पे थे। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचता है, वैसे ही क्या होता है कि जितने भी देश में ये छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे, ये सारे के सारे किसमें समाहित हो जाते हैं, आपके असहयोग आंदोलन में। ये सब किसको सपोर्ट करने लगे, असहयोग आंदोलन को। अच्छा, असहयोग आंदोलन को जब ये सपोर्ट करते हैं तो किसानों के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बाबा रामचंद। ये कौन थे, सब ये एक तिनकठिया मजदूर थे। ये कौन से मजदूर थे, तिनकठिया मजदूर। तिनकठिया मजदूरों के बारे में भी मैंने जो है डिटेल में आपको जो है पहले लेक्चर में बताया कि ऐसा मजदूर जो मजदूरी की तलाश में भारत से बाहर जाता था। भारत से बाहर जाने का मतलब, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से मजदूरों को दूसरे देशों में ले जाते थे, जहां पे वो उनसे कृषि कार्य कराते थे और उनपे एक तरीके की बंधुआ मजदूरी कराते थे। तो उन्हीं में मजदूरों में से एक व्यक्ति कौन था, बाबा रामचंद्र, जो कहाँ पे थे, अवध में। ये अवध में ना, ये अवध में किसानों का एक आंदोलन चला रहे थे। अच्छा, बात आती भाई ये बाबा रामचंद्र किसानों के लिए आंदोलन क्यों चला रहे थे। अच्छा, ये किसानों के लिए आंदोलन इसलिए चला रहे थे क्योंकि किसान ना जमींदारों की खेती पर कृषि कर रहा था। अब जमींदार क्या करते थे, जमींदार किसानों से भारी कर वसूलते थे, जिसकी वजह से किसानों का जीवन और कष्टप्रद हो जाता था। उसके बाद उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था कि भाई अगर उसको जो जमीन दी गई तो उस जमीन का कोई पट्टा नहीं होता था, परमानेंट नहीं होती। तो आज पता लगे इस जमीन के टुकड़े पे खेती कर रहे हैं, कल उसको दूसरी उठा के दे दी। तो इस वजह से किसानों को बड़ी समस्या आ रही थी। तो इन समस्याओं को लेकर ही बाबा रामचंद्र ने अवध में क्या किया कि जमींदारों के खिलाफ जो है
वो आंदोलन प्रारंभ किया और इन्होंने जो है अपनी कुछ मांगे रखी और इन मांगों को मनवाने के लिए ही ये बराबर अपना आंदोलन चला रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई जो जमींदार थे ना वो किसानों का सामाजिक बहिष्कार भी कर रहे थे, बेगारी करा रहे थे। तो ये सब कारण थे बाबा रामचंद्र के किसानों के लिए आंदोलन चलाने के। तो जब किसानों के लिए आंदोलन चला रहे थे तो अवध में ना ये पॉपुलर लीडर थे, किसानों के सबसे पॉपुलर लीडर। अगर कोई बात की जाए कि भाई अवध में कौन था, तो किसानों के सबसे पॉपुलर लीडर अवध में थे बाबा रामचंद्र। थे कौन? तिनकठिया मजदूर थे जो पहले ही विदेश में नौकरी करके आए हुए थे। विदेश का मतलब लाइक दैट अंग्रेजों के लिए ये जो है दूसरे देशों में कृषि कार्य करके आए हुए थे। इनका प्रकोप इतना, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि नेहरू जी को पता चला तो नेहरू जी इनसे मिलने गए और इनके साथ अवध के काफी गांवों का भ्रमण किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किसानों की बातों को सुने, किसानों की बातों को सुना, किसानों की समस्याओं को सुना। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी नेहरू जी ने इनका समर्थन मांगा असहयोग आंदोलन में और इन्होंने समर्थन भी किया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक पार्टी बनाई, एक सभा बनाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसान सभा। तो ये बात याद रखेंगे कि किसान सभा का गठन किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। इन्होंने अवध में किसान सभा बनाई और हर गांव में इनकी शाखाएं थी कि लगभग 300 शाखाएं इनकी बनी। लगभग अवध के प्रत्येक गांव में इनकी शाखा हुआ करती थी और बहुत सारे लोग जो है वो किसान सभा का सदस्य भी बने। इस तरीके से बाबा रामचंद्र ने अपना समर्थन दिया। किसको? किसको समर्थन दिया? असहयोग आंदोलन को। तो आज वाले लेक्चर में हमने बाबा रामचंद्र तक की कहानी को समझा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन कैसे बढ़ा। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में कि भाई हम जो है ना ये कंटेंट कहाँ से देख रहे हैं, सिंपल लर्न से। हमने बड़ा ही आसान शब्दों में आपके साथ ये पूरा डिस्कस किया। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, तब जाके आपका असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।